हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका विकास क्या है, इसी के विषय पे हम पढ़ेंगे। तो देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं उसके ऊपर मैंने आप सभी को वीडियो बना के दे दिया था और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके जो है उस वीडियो को देख सकते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। आज जो है देवनागरी लिपि के विकास की, इसके इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई आदि इसी विषय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप ये जो है यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत इकाई जो 3 है उसमें ये सारी चीज़ें जो है हमें दी गई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति, विकास, देवनागरी लिपि का मानकीकरण, उसकी विशेषताएं, यूनिकोड आदि जो है ये सब सिलेबस में दिया गया है। तो इसी टॉपिक को लेके हम चल रहे हैं। तो चलिए आज हम पहले इसके देवनागरी लिपि के विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो है एक लिपि की आवश्यकता होती है और हर भाषा की अपनी एक अलग अलग लिपि है। लिपि का आधार लिखित संकेत होता है और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। तो हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि की आवश्यकता होती है उसको देवनागरी कहते हैं और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और इस देवनागरी लिपि का जो आविष्कार है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। संसार की सभी भाषाओं को लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार देवनागरी भी एक लिपि है जिसका प्रयोग मूलतः हिंदी भाषा को लिखने के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुई है। तो जिस प्रकार किसी भी भाषा को लिखने के लिए अलग अलग लिपियों की आवश्यकता होती है, ऐसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि की आवश्यकता है और इस लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन समय में आर्यों के द्वारा प्रयुक्त की गई ब्राह्मी लिपि संभवतः दुनिया की सर्वाधिक परिपूर्ण प्राचीन लिपि है। तो इसका आविष्कार जो है, इसका प्रयोग जो है वो सबसे पहले आर्यों के द्वारा किया गया था। भारतीय लिपियों का जन्म उर्दू और सिंधी के अतिरिक्त ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो भारत में जितनी भी लिपियां हैं उन सब का जन्म केवल उर्दू और सिंधी भाषा को छोड़ के बाकी जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं का जो आविष्कार है उन सब लिपियों का ब्राह्मी लिपि से हुआ है। 3री-4थी शताब्दी से ही भारतवर्ष में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। तो इसका आरंभ जो है वो 3री-4थी शताब्दी से ही होने लग गया था। इसी ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि विकसित हुई है और 7वीं शताब्दी के आसपास से वह वृत्त होने लगी। तो इसका जो आरंभ था वो 7वीं शताब्दी के आसपास से होने लग गया था। तो शुरू में जो है ब्राह्मी लिपि चलती थी, उसके बाद जो है वो देवनागरी लिपि आई। कुछ विद्वान इसे ब्राह्मी लिपि ही मानते हैं जिसमें किंचित परिवर्तन के साथ उसका नाम देवनागरी हो गया, अर्थात देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फिर भी यहाँ एक बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि देवनागरी लिपि भले ही ब्राह्मी से उद्भूत हो, लेकिन तो अपने विकास क्रम में उसने फारसी, गुजराती, रोमन आदि लिपियों से भी तत्वों को ग्रहण किया और एक परिपूर्ण लिपि के रूप में विकसित हुई। तो अगर ये बात कही जाए कि अगर जो देवनागरी लिपि है वो बेशक ब्राह्मी लिपि से आई हो, लेकिन इसके विकास क्रम में जो है इसमें अन्य भाषाओं की लिपियां भी शामिल की गई है, जैसे कि फारसी, गुजराती और रोमन। इनकी लिपियां भी भारतीय जो लिपि है उसके अंतर्गत आई है देवनागरी लिपि में। यथा विराम चिन्हों का अधिकाधिक प्रयोग देवनागरी में रोमन लिपि के प्रभाव से है। तो अगर बात करें हम विराम चिन्ह की, तो विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो रोमन लिपि के प्रभाव से देवनागरी लिपि के अंतर्गत जो है वो आया है। देवनागरी लिपि का
सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ था। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिला है। यह लिपि हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र व नेपाल में प्रचलित है। गुजरात में सर्वप्रथम प्रचलित होने से वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मणों के नाम से इसे नागरे कहा गया। तो इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम वहाँ के पंडित वर्ग अर्थात नगर ब्राह्मण जो है उनको कहा जाता था नागर ब्राह्मण, और इसी कारण से उन्होंने जो है इसका सबसे प्रथम प्रयोग जो किया था देवनागरी लिपि का नागर ब्राह्मणों ने, और इसका प्रभाव इसी कारण जो इसका नाम नागर कह सकते हैं देवनागरी। देवभाषा संस्कृत में इसका प्रयोग होने से इसके साथ साथ जो शब्द जुड़ गया। देवताओं की उपासना के लिए जो संकेत बनाए जाते थे उन्हें देवनगर कहते थे। वे संकेत लिपि के समान थे, वहीं से इसे देवनागरी कहा जाने लगा। इसके अलावा ये है कि देवभाषा संस्कृत जो है वो इसका प्रयोग जब ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग हो गया तो ब्राह्मण लोग जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे देवता की उपासना के लिए। जो वो शब्द मंत्र वगैरह बोलते हैं तो वो जो है संस्कृत भाषा से बनती थी, और वो उन्हें जो है देवनगर कहते थे, और वे संकेत जो है वो लिपि के समान ही प्रयोग होते थे जो वो देवताओं के लिए बोलते थे, इसलिए इसे जो है देवनागरी कहा जाने लगा। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। काका कालेलकर ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया तथा स्वर ध्वनियों के संख्या को कम कर दिया गया। तो ये जो था वो देवनागरी लिपि के विकास के क्रम की बात है कि कहाँ से क्या शुरुआत हुई। इसके बाद जो है श्याम सुंदर दास पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का उन्होंने सुझाव दिया, जैसे हिंदी का हिंदी, कंठ का कंठ। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने जो है श्याम सुंदर दास ने इस प्रकार से जो है इसका सुझाव दिया कि अनुस्वार के पंचमाक्षर जो ये न बीच में आ रहा है इसके स्थान पे जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 5 अक्टूबर 1941 ने लिपि सुधार हेतु एक बैठक की, जिसमें मात्राओं को उच्चारण क्रम में लगाने तथा छोटी ई की मात्रा को व्यंजन के आगे लगाने का सुझाव दिया। तो जो 5 अक्टूबर 1941 को हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसके अंतर्गत जो है लिपि सुधार की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि उच्चारण क्रम में लगाने की जाए, मात्राओं को जो है उच्चारण क्रम में लगाया जाए और छोटी मात्रा को जो है व्यंजन के आगे लगाया जाए। वर्ष 1947 में प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की, जिसमें देवनागरी लिपि से संबंधित निम्न सुझाव पेश किए गए। तो इसमें जो है नरेंद्र देव ने देवनागरी लिपि से संबंधित निम्न सुझाव दिए। अ की 12 खड़ी भ्रामक है, मात्रा यथास्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी ओर लिखा जाए। तो उनके द्वारा दिए गए सुझाव वो इस प्रकार थे। अनुस्वार व पंचमाक्षर के स्थान पर बिंदी से काम चलाया जाए। 2 तरीकों से लिखे जाने वाले अक्षरों में निम्न अक्षरों को स्वीकार किया जाए, अ, झ, न, भ, ल। तो जैसे इनको जो है हम अलग अलग तरीकों से जो है वो लिख सकते थे। जैसे कि अगर झ की बात करें तो पुराना जो झ था वो भ की तरह ऐसे करके लिखा जाता था। तो उन्होंने जो सुझाव दिया कि उनको इस प्रकार से जो है वो लिखा जाए। संयुक्त वर्णों अक्षर त्र, ज्ञ, श्र को वर्णमाला में स्थान दिया जाए। तो इनको जो है संयुक्त अक्षरों को वर्णमाला में वैसे स्थान नहीं दिया गया, तो उनको स्थान दिया जाए, ये बात उसमें कही गई थी। देवनागरी लिपि में समय समय पर सुधार होते रहते हैं। फारसी की क, ख, ग, ज़, फ ध्वनियों को भी देवनागरी लिपि में शामिल कर ली गई है तथा कुछ अंग्रेजी के शब्दों को भी शामिल कर लिया गया है। तो समय समय पर जो है वो देवनागरी लिपि में सुधार होते गए हैं और फारसी के भी कुछ शब्दों को और अंग्रेजी के शब्दों को भी देवनागरी लिपि के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब बात करते हैं देवनागरी की जो है उत्पत्ति कहाँ से, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आई है। तो देवनागरी या नागरी शब्द का प्रयोग
क्यों प्रारंभ हुआ और इसका व्युत्पत्ति परक प्रवृत्ति निमित्त क्या था, यह अब तक पूर्णतः निश्चित नहीं है। तो इसका व्युत्पत्ति जो इसकी कहाँ से हुई, कहाँ से प्रारंभ हुआ, इस पर जो है वो पूर्ण निश्चित अभी तक नहीं हो पाया है। नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से उसका संबंध बताया गया है, पर दृढ़ प्रमाण के अभाव में यह मत जो है वह संदिग्ध है। तो माना यह जाता है कि जो नागर शब्द है वो नागर ब्राह्मणों से जो संबंधित है, जो गुजरात के नागर ब्राह्मण थे उससे आया है, परंतु इसका जो है कोई दृढ़ वास्तविक प्रमाण नहीं माना गया है। तो इसको हम नहीं कह सकते पक्का कि ये चीज़ हो रही होगी। दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदी नागरी था। हो सकता है नंदी नागर को स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कुछ संबंध रहा। तो दूसरी बात ये कही गई है कि जो दक्षिण में इसका प्राचीन नाम जो है नंदी नागरी था और इसी कारण से हो सकता है इस लिपि का नाम जो है देवनागरी पड़ गया। यह भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे, अतः नागरी अभिधान पड़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तो देवनागरी भी कहा गया। तो तीसरी बात ये कही गई है कि नागर लोग जो थे वो इसको लिखा करते थे, तो हो सकता है इसके अंतर्गत जो है इसका नाम नागरी पड़ गया। सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागर कहते थे। कालांतर में नाम के प्रथमाक्षरों का उनसे बोध होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला वह देवनागरी या नागरी कही गई। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध है। तो चौथी बात ये कही है देवताओं की उपासना के लिए जो है जिन चिन्हों का प्रयोग होता था उसको देवनागर कहते थे। तो हो सकता है इसी के फलस्वरूप जो इनका नाम है, इस भाषा का नाम देवनागरी या नागरी कहा गया है। तो ये सारी बातें जो है वो कल्पित है, इनका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम निश्चित पूर्वक नहीं कह सकते। अब देवनागरी पर जो है महापुरुषों के विचार या उनके कथन क्या क्या हैं देवनागरी को लेके। आचार्य विनोबा भावे संसार की अनेक लिपियों के जानकार थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी कि देवनागरी लिपि भारत ही नहीं संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। अगर भारत की सब भाषाओं के लिए इसका व्यवहार चल पड़े तो सारे भारतीय एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। हिंदुस्तान की एकता में देवनागरी लिपि हिंदी से ही अधिक उपयोगी हो सकती है। तो आचार्य विनोबा भावे का मानना था कि देवनागरी लिपि जो है सर्वाधिक संपूर्ण संसार के लिए सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और इससे जो है भारतीय एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और ये संपूर्ण हिंदुस्तान की एकता के लिए जो ये देवनागरी लिपि है वो सर्वाधिक उपयुक्त है। अनंत शयनम अयंगारम तो दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए भी देवनागरी की संभावना स्वीकार करते थे। सेठ गोविंद दास इसे राष्ट्रलिपि घोषित करने के पक्ष में थे। हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये बात जो है आचार्य विनोबा भावे ने कही है। अगला है देवनागरी किसी भी लिपि की तुलना में अधिक वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित लिपि है। ये बात कही है सर विलियम जोन्स ने। मानव मस्तिष्क से निकली हुई वर्णमालाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वर्णमाला है। ये बात कही है जॉन क्राइस्ट ने। अगला है उर्दू लिखने के लिए देवनागरी लिपि अपनाने से उर्दू को उत्कर्ष को प्राप्त होगी। ये बात कही है खुशवंत सिंह ने। नागरी वर्णमाला की समान सर्वांगपूर्ण और वैज्ञानिक कोई दूसरी वर्णमाला नहीं है। ये बात कही है बाबूराव विष्णु पराडकर ने। हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। ये बात कही है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। ये बात कही है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। समस्त भारतीय भाषाओं के लिए यदि कोई एक लिपि आवश्यक है तो वह देवनागरी ही हो सकती है। ये बात कही है जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर ने। तो देवनागरी वर्णमाला जो है वो इस प्रकार है
स्वर, जिसमें कि स्वर जो है वो आ आ ई है, जो कि 11 हैं। अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है, व्यंजन, तो व्यंजन जो है वो नीचे दिए गए हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन हो गया द्विगुण व्यंजन। सबके यहाँ पे क्रम संख्याएं जो है वो दी गई है, तो आप चाहे तो इनको इस चार्ट को ज़रूर देख लें। परीक्षा की दृष्टि से जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो कई बार जो है क वर्ण से निकले, जो कंठ से निकले शब्द वगैरह, ये सब जो है वो पूछ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लें। संयुक्त व्यंजन पूछ लेते हैं कि कितने हैं, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो इन सब को एक बार ज़रूर देख लें। अब देवनागरी लिपि को लेके कुछ स्मरणीय तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं, 11 स्वर एवं 41 व्यंजन। अनुस्वार और विसर्ग को किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह कहा है और इन्हें स्वर न मानकर व्यंजन कहा है। सरकारी किताबें मते जो वर्णमाला उपलब्ध होती है उसमें द्विगुण व्यंजन नहीं है तथा संयुक्त व्यंजनों में श्र नहीं है। यहाँ जो वर्णमाला दी गई है वह देवनागरी का व्यवहारिक रूप है। इसमें प्रयुक्त सभी वर्ण हिंदी लेखन में प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी लिपि रोमन लिपि अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है से अधिक वैज्ञानिक है। तो यहाँ कहा गया कि जो देवनागरी लिपि है वो अंग्रेजी भाषा से अधिक उपयुक्त है। देवनागरी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप ब्राह्मी है। देवनागरी का प्रथम प्रयोग जो है वह गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में किया गया है। हिंदी का प्राचीनतम रूप जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों ये थे देवनागरी लिपि के उत्पत्ति के संबंध में जो है वो बातें, कि इसका विकास कहाँ से हुआ है, इसी के विषय पर जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके बारे में विद्वानों के क्या कथन है, यही सब जो है आपने आज के वीडियो में देखा। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।